सेकेंड ईयर। पिछली क्लास में मैंने आपको कोन का स्ट्रक्चर बताया था सिलेजिनेला का, जिसके अंदर मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर स्पोरेंजिया के अंदर अलग अलग बनते हैं, क्योंकि सिलेजिनेला एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है, टेरिडोफाइट है। ओके, आज मैं बताऊंगी कि जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, बताया था ना, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट को जन्म देता है। अब हम गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोर जन्म देता है मेल गैमेटोफाइट को। और माइक्रोस्पोर किसके अंदर होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी संख्या में माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट होता है, इसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सेल ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। जब तक 13 सेल्स बनते हैं माइक्रोस्पोर में, तब तक ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है। यानी जब माइक्रोस्पोर में चेंजेस हो रहे हैं, डिवीजन हो रहे हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, तो 13 संख्या हो जाती है जब कोशिकाओं की, तब तक माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है। 13 सेल्स बनने के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया फटता है, टूटता है और माइक्रोस्पोर निकल के बाहर जमीन पर आ जाते हैं और आगे का डेवलपमेंट सॉइल में यानी मिट्टी में होता है। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्पोर होता है, उसके बाहर की भित्ति ऑर्नामेंटल होती है, उसको एक्साइन कहते हैं। अंदर की स्मूथ होती है, जिसको इंटाइन कहते हैं। और साइज जो है माइक्रोस्पोर की 0.015 से 0.016 मिलीमीटर तक होती है। ये माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। सबसे फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता है। एक छोटा सेल बनता है प्रोथैलियल सेल और एक बड़ा सेल बनता है एंथेरिडियल इनिशियल। ओके, प्रोथैलियल सेल अब कोई भी विभाजन नहीं करता है और ये कोई भी आगे पार्टिसिपेट नहीं करता है। एंथेरिडियल सेल के अंदर एक 90 डिग्री पे एक वापस डिवीजन होता है, जिससे अब यहाँ पे 3 सेल हो गए। 2 तो एंथेरिडियल सेल्स हो गए, एंथेरिडियल इनिशियल में डिवीजन हुआ जिससे 2 एंथेरिडियल सेल हो गए और प्रोथैलियल सेल एज इट इज है, ये हो गए 3 सेल का ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये दोनों एंथेरिडियल सेल में एक 90 डिग्री पे वापस विभाजन होता है, तो 4 सेल हो जाते हैं और एक छोटा प्रोथैलियल सेल, जिससे ये 5 सेल स्टेज हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में ये नीचे के 2 बेसल सेल एज इट इज रह जाते हैं। नीचे के 2 बेसल सेल एज इट इज रह गए और ऊपर के 2 ये एंथेरिडियल सेल्स जो थे ऊपर के, ये डिवाइड करके 10 सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 10 सेल। तो कितने हो जाएंगे? 10 तो ऊपर के, 2 ये नीचे के 12 और एक ये हो जाएगा प्रोथैलियल सेल यानी 13। अब देखिए, ये जो 10 सेल बने थे उसमें से जो ऊपर जो 10 सेल बनते हैं प्लस ये जो दोनों हैं, टोटल कितने हो गए? 12। इन 12 में से 4 तो बना देते हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। ये सेंटर के जो 4 हैं ये बनाते हैं 4 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल और बाकी 8 जो बच जाते हैं वो बनाते हैं जैकेट सेल्स। ठीक है, और साथ में एक प्रोथैलियल सेल अलग है। तो टोटल कितने सेल हो गए? 13 सेल्स हो जाते हैं। इस 13 सेल्स वाली जो स्टेज पे ये माइक्रोस्पोर निकल करके बाहर आ जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम से और आगे का डिवीजन होता है मिट्टी में। ठीक है, तो ये 13 सेल स्टेज है। 4 तो एंड्रोगोनियल सेल है, 8 जैकेट सेल है और एक प्रोथैलियल सेल है जो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ये 13 सेल स्टेज है, जिसमें से निकल करके ये माइक्रोस्पोरेंजियम से निकल के बाहर आके डेवलपमेंट आगे का होएगा किसमें? मिट्टी में। फिर इसके आगे का आपको बताती हूँ। अब आगे देखते हैं, जो मैंने 13 कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर बताया था, जब वो निकल के बाहर आ जाता है मिट्टी में, उसमें जो सेंटर में जो एंड्रोगोनियल सेल्स थे उनमें बहुत सारे विभाजन होते हैं और 128 से 256 कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनको हम एंड्रोसाइट कहते हैं। इनको एंड्रोगोनियल मदर सेल भी कह सकते हैं या फिर एंड्रोसाइट्स कहलाते हैं। ये प्रत्येक एंड्रोसाइट एक स्पिंडल फॉर्म स्ट्रक्चर एंथ्रोजॉइड में परिवर्तित हो जाता है। सिंगल जो एंड्रोसाइट है ये इस तरीके से ये बाइफ्लैजेलेट, ये जो स्ट्रक्चर है एंथ्रोजॉइड का है, जिसमें 2 फ्लैजेला है, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। और ये एंथ्रोजॉइड कितने बनेंगे? जितने एंड्रोसाइट्स बनेंगे। 128 से 256 एंड्रोसाइट्स हैं, तो उतने ही एंथ्रोजॉइड्स बन जाएंगे। और बाहर ये जो एंथ्रोजॉइड बनेगा, ये वास्कुलर प्लांट्स में सबसे छोटा एंथ्रोजॉइड माना जाता है सिलेजिनेला का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वास्कुलर प्लांट्स में सबसे छोटा एंथ्रोजॉइड कौन से प्लांट का होता है? तो आप लिखेंगे सिलेजिनेला का। ठीक है, अब आप देख रहे थे वो जो 13 सेल कोशिका थी
उसके अंदर जो सेंटर के एंड्रोसाइट सेल्स थे उन्होंने तो क्या बना दिए, एंथ्रोजॉइड्स, और बाहर जो 8 जैकेट सेल्स थे वो जैकेट सेल्स पूरे डिसॉल्व हो जाएंगे और उससे क्या बन जाएगा, कंप्लीट म्यूसिलेज बन जाएगा। उस म्यूसिलेज में ये एंथ्रोजॉइड्स तैरते हुए नजर आते हैं, जिसमें से एंथ्रोजॉइड इनको पोषण भी देता है। म्यूसिलेज जो है एंथ्रोजॉइड्स को पोषण देता है। तो ये कंप्लीट संरचना जो आपको दिख रही है ये है मैच्योर गैमेटोफाइट, जिसके अंदर 128 से 256 एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। जब इसकी भित्ति टूट जाती है, ये एक्साइन है बाहर की और ये इंटाइन है। ये सब किसके अंदर बना है, माइक्रोस्पोर के अंदर। एक्साइन टूटती है, इंटाइन टूटती है, एंथ्रोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं। नरिशमेंट किससे मिल रहा है, म्यूसिलेज से। म्यूसिलेज कहाँ से आया, जैकेट कोशिकाओं के डिकम्पोज होने से, टूटने से। तो ये एंथ्रोजॉइड्स निकल के बाहर आते हैं और ये जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के पास, जहाँ पे एग है उसके फ्यूजन के लिए, जिससे पुनः तुरंत क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अभी आपने पढ़ा, मैंने बताया कि माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बना, जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बने, मेल गैमेटोफाइट रप्चर हुआ, एंथ्रोजॉइड निकल के बाहर आए। अब बताऊंगी मेगास्पोर, जो मेगास्पोरेंजियम में होता है उससे बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट में बनते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में होता है एग, ठीक है। ये है मेगास्पोर, जिसकी साइज है 0.15 से 0.5 मिलीमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा है माइक्रोस्पोर से। जनरली एक्साइन और इंटाइन 2 भित्ति होती हैं मेगास्पोर के अंदर, लेकिन कुछ प्रजातियों में 3 होती है, एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर। ये 3 परत पाई जाती है। एक्सोस्पोर काफ़ी मोटी होती है, मीजोस्पोर थोड़ी सी पतली होती है और एंडोस्पोर बिल्कुल कम पतला होता है। जब अब आपको बताऊं, जिस तरीके से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, उसी तरीके से सिलेजिनेला के अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग कंडीशंस पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियों में मेगास्पोर का डेवलपमेंट जो फीमेल गैमेटोफाइट में होगा, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही शुरू हो जाता है। कुछ स्पीशीज में मेगास्पोर बाहर निकल के आ जाता है, तब गैमेटोफाइट का निर्माण शुरू होता है। और कुछ स्पीशीज में जो मेगास्पोर है उसमें आर्किगोनिया तक बन जाता है, तब तक वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग कंडीशंस पाई जाती हैं। जब मेगास्पोर का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ, तो सबसे पहले इसके अंदर एक वैक्यूल बन जाता है, ये रिक्तिका बन जाती है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बाहर की तरफ आ जाता है। ये केंद्रक है और ये साइटोप्लाज्म ये बाहर की तरफ आ गया। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारा फैटी सब्सटेंस होता है जो पोषण देता है। उसके बाद देखिए ये थोड़ी साइज बड़ी करेगा, शुरू करेगा मेगास्पोर, और इसमें जो एक्सोस्पोर है ये बहुत फास्ट ग्रो करता है बाहर की तरफ, और बाकी मीजोस्पोर और एंडोस्पोर फास्ट ग्रो नहीं करता है। तो एक्सोस्पोर इतना फास्ट ग्रो किया, ये मीजोस्पोर रह गया, मीजोस्पोर, और ये एंडोस्पोर रह गया, ये जो लेयर है। तो मीजोस्पोर और एक्सोस्पोर के बीच में ये खाली जगह बन जाती है, क्योंकि एक्सोस्पोर बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करता है। ये जो खाली जगह है इसमें बहुत सारा फ्लूइड भर जाता है, इसके अंदर क्या भर गया, फ्लूइड भर गया। और ये जो मेगास्पोर है ये एक्सोस्पोर से बस एक जगह पे यहाँ पे अटैच है, बाकी जगह से ये पूरा का पूरा इससे इसका जुड़ाव खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या भर गया है, फ्लूइड भर गया है। अब क्या होता है, धीरे धीरे इस केंद्रक में विभाजन शुरू होता है। मेगास्पोर ऑलरेडी हैप्लॉइड है और ये माइटोसिस शुरू होती है इस केंद्रक के अंदर, और संख्या बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे ये रिक्तिका भी छोटी होती जाएगी। रिक्तिका छोटी होती जाएगी और केंद्रकों की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब केंद्रकों की संख्या बढ़ेगी तो ये जो मीजोस्पोर है ये बाहर की तरफ प्रेशर देगा, जिससे ये जो खाली जगह थी ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट एक्सोस्पोर है, खाली जगह पूरी तरीके से खत्म हो गई है, मीजोस्पोर भी बाहर की तरफ आ गया है, और ये रिक्तिका कितनी छोटी हो गई है, जो इतनी बड़ी थी वो इतनी छोटी हो गई है ये रिक्तिका, और बहुत सारे ये केंद्रक का विभाजन होकर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए हैं। यहाँ पे अभी किसी भी केंद्रक के बीच में वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये जो कंडीशन है इसमें सेल्स नहीं बने हैं, बहुत सारे केंद्रक यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, ये खाली जगह यहाँ से खत्म हो चुकी है, रिक्तिका छोटी हो गई है। अब क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन शुरू होगा ऊपर से, यहाँ ऊपर वाली जो केंद्रक है इनके बीच में वॉल फॉर्मेशन बनेगा, जिससे कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं।
ये देखिए ये कोशिकाएं बननी शुरू हो गई, ये पूरा एक्सोस्पोर है। ये कोशिकाएं बननी शुरू हुई। नीचे वाला जो पोर्शन है जिसमें खाली केंद्रक पड़े हुए हैं, इसको ये सेलुलर पोर्शन से अलग करने वाला ये पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम इसको सेलुलर पोर्शन को न्यूक्लियर पोर्शन से अलग कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि नीचे वाले पोर्शन में भी वॉल फॉर्मेशन शुरू होता है और सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। कंप्लीट ये कोशिकाओं से भर गया है, ये फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है। इसके ऊपर की कोशिकाओं में कुछ राइजॉइड्स निकल आते हैं। ये राइजॉइड्स ज़मीन पे इसको एनकरेज कर देते हैं, सपोर्ट करते हैं और न्यूट्रिशन ज़मीन से लेना, पानी है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है इस राइजॉइड्स के जरिए, जिससे डेवलपिंग आर्किगोनिया को क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ये ऊपर की सुपरफिशियल जो कोशिकाएं हैं वो आर्किगोनिया का निर्माण करती है। आर्किगोनिया में नेक होता है, वेंट्रम होता है, सिंपल स्ट्रक्चर जो मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक में हाइट केवल 2 कोशिकाओं की होती है और चौड़ाई में 4 कोशिकाएं, जैसे ये 4 है, ये मेरी 4 उंगलियां हैं, ये 4 कोशिकाएं मिलकर नेक बना रही है। लंबाई में केवल 2 है, चौड़ाई में 4 है, तो कितनी हो गई टोटल 8 कोशिका। 8 कोशिकाओं से नेक बन रहा है। नीचे वेंटर और वेंटर कैनाल सेल होता है, बीच में नेक कैनाल सेल्स होते हैं और ये काफ़ी सारे आर्किगोनिया आपको नजर आ रहे हैं। ये एक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसमें ये आर्किगोनिया वो है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है और एम्ब्रियो का निर्माण शुरू हो गया है। तो आपको फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कई सारी कंडीशन दिखेंगी। इनमैच्योर आर्किगोनिया दिखेंगे, मैच्योर आर्किगोनिया दिखेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेज भी दिखेगा जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। तो ये हुआ मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण तक का चरण। ठीक है, अब बताएंगे आर्किगोनिया में एग का फ्यूजन करेगा एंथ्रोजॉइड। मैंने बताया था एंथ्रोजॉइड जो निकल करके, अभी पिछला जो मैंने बताया था जो बाहर आ चुके हैं, वो पानी की सहायता से, क्योंकि उनमें 2 फ्लैजिला हैं, वो तैरते हुए आएंगे और एग के पास पहुंचेंगे और वहां पे जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किस में परिवर्तित हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। ओके, अब देखिए ये जाइगोट है जो आर्किगोनिया के अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है ये आर्किगोनिया। इस आर्किगोनिया में एग का फ्यूजन हो गया एंथ्रोजॉइड से, ये डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से पूरा प्लांट बनेगा। इसमें एक डिवीजन हुआ, अपर सेल बना सस्पेंसर सेल और नीचे का सेल बना एम्ब्रायोनिक सेल। सस्पेंसर सेल में विभाजन हुए और ये सस्पेंसर बना। सस्पेंसर का काम है इस एम्ब्रियो को जो डेवलप हो रहा है उसको नीचे डीपली पुश करना, किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में, जिससे वो अपना पोषण ले सके। ये सब किसके अंदर हो रहा है, जो मैंने लास्ट डायग्राम पहले बनाया था यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का, उसके अंदर हो रहा है। उससे ये पोषण लेगा, उसको पोषण देने के लिए ये सस्पेंसर इस पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को डीपली पुश करता है। तभी तो मैंने बताया था ना पिछले डायग्राम में कि डेवलपिंग एम्ब्रियो वाला जो आर्किगोनिया है बिल्कुल नीचे तक धंस गया था, क्योंकि उसको पुश करता है कौन, सस्पेंसर। फिर ये एम्ब्रियोनिक सेल में फर्दर डिवीजन होते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, बढ़ता चला जाएगा एंड कंप्लीट प्लांट इस पोर्शन से बढ़ेगा एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो के इस एम्ब्रियोनिक सेल से कंप्लीट प्लांट बनता है और सस्पेंसर का काम होता है केवल उसको अंदर मेल फीमेल गैमेटोफाइट में नीचे तक पुश करना और नया प्लांट बनाने के लिए पूरा पोषण ग्रहण करना, किससे, फीमेल गैमेटोफाइट से। अब ये सिलेजिनेला कंप्लीट हुआ जिसमें काफ़ी आपकी 4 क्लासेस लग गई, लेकिन इसमें कंप्लीट लाइफ साइकिल में केवल इतना ध्यान देना है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफाइट से क्या बनता है, जो स्पोर्स बने थे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, उन्होंने गैमेटोफाइट बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, और फिर उन गैमेटोफाइट्स के अंदर क्या हुआ, वापस से फ्यूजन हुआ एंथ्रोजॉइड और एग का, डिप्लॉइड कंडीशन आई और डिप्लॉइड कंडीशन से पुनः नया स्पोरोफाइट्स यानी सिलेजिनेला का पादप बनकर के तैयार होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।